तो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी तो गुड मॉर्निंग ही है ना। अपने को आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें अपन क्या कवर करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपना प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। दूसरा, इसमें अपन एरिया अंडर द कर्व जो है वो भी इसमें ही कवर करेंगे, एरिया निकालते हैं ना। फिर इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये चैप्टर अगर आप देखा जाए तो आईआईटी में एडवांस की बात कर रहा हूँ, ये करीब 20 से लेकर 20 नंबर का तो आता ही है, 16 से लेकर 26 नंबर के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो ये मान लो कि अगर आपने ये कर लिया, इंटीग्रेशन में ओरिजिनली यही टॉपिक आता है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, छोटी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं ना। तो पहली स्टार्टिंग अपन करते हैं लेबनीज न्यूटन फार्मूला। होता क्या है, कहता क्या है ये फार्मूला? फार्मूला अपना ये कहता है कि अगर आपका क्या लिखा है, d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल एफ एक्स, है ना। क्लियर है? या फिर ऐसा बोलते हैं, चलो स्मॉल का बोल देते हैं ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स बराबर एफ एक्स, है ना। ठीक, अगर इसका डिफरेंशिएशन किसी भी एफ एक्स का ये स्मॉल एफ एक्स से इक्वल है, तो अपना क्या कहता है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी कैपिटल एफ एक्स, अपन ने क्या किया, इसका जो इंटीग्रेशन है स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, अब इसको हमने डेफिनेट क्यों बोला? डेफिनेट क्यों है? क्योंकि ये ए से लेकर बी तक इंटीग्रेटेड है, ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका कैपिटल एफ एक्स। वैसे आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होता है, ए से लेकर बी, इसको लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी, ये लिखा जाता है ना, एफ ऑफ बी माइनस और एफ ऑफ बी ए प्लस। मतलब कहने वाली बात क्या है, यहां पर भी ओरिजिनली देखा जाए तो यहां के बाद जो चीजें हैं ना, ये दोनों अलग अलग होती हैं। इसमें भी चलोगे आप चाहो तो यहां पर दो चीजें लिख लो। यहां पर क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन जो है, इसको पढ़ा क्या जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर लिमिट। ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, लिमिट कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, अगर b जो है a से बड़ा है तो। ठीक, अब ध्यान से देखने वाली बात है, f ऑफ x ये क्या होता है, ये इसकी लिमिट होती है, कहां पर होती है, एक्सटेंडिंग टू b माइनस, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स, है ना। तो इसकी जो लोअर लिमिट है इसको लिमिट बोलते हैं। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली आप यहां पर एफ भी लिख देते हो, यहां पर लिखते हैं नंबर फर्स्ट, यहां पर एक चीज और स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, इफ कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कैपिटल एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, कहां से कहां तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल बी, याद रखना है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ए लेकर चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। देन इसको क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा जाएगा, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। समझ गए? याद रखना, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर, दिस इज द अपर लिमिट। जो लोअर लिमिट है वो किसकी होती है, ये इस वाले एक्स की लिमिट होती है, ये इस वाले x की लिमिट होती है। यहां पर dx लिखा है तो यहां पर ये जो लिमिट है ना, ये x की लिमिट है। अगर यहां पर dy लिखा है तो ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलो। एनी कंफ्यूजन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट और नॉट? बताओ, कोई कंफ्यूजन है? समझ में आता है सबको अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं है? याद रखना है, ये जो लिमिट होती है किसकी होती है, dx के अंदर ये जो x लिखा है इसकी लिमिट होती है। समझ गए? दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, यहां पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं तो लिमिट चेंज होगी। समझ गए? तो अब ये छोटी सी चीज, इसी पर बेस्ड मैं आपको दो तीन छोटे छोटे से सम देता हूं और आपसे गलती कराता हूं। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। इसमें पढ़ते हैं इंटीग्रेशन a टू बी
कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स, मान लो अपन ने ये लिखा, ठीक है, अगर ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो होगा, अगर ए और बी नंबर्स हैं तो डेफिनेट बात है कि आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अ डेफिनेट नंबर। क्या मिलेगा आपको? डेफिनेट नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इक्वेशन फॉर्म में आ जाए, साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक। तो वो अलग है, वो अलग केस में आएगा, वो भी हो सकता है कि भाई आ जाएगा, लेकिन फिर वो एक्स में है पूरी इक्वेशन और ए और बी है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी डेफिनेट, ठीक। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन पे क्या हो रहा है? हाँ, इंटीग्रेशन में मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, हाँ सुनो सुनो सुनो, बताता हूँ, एकदम एरिया अंडर द कर्व, तुम्हारी बात में एकदम सत्य बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, मान लो ये फंक्शन है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि जो ए है वो ये है और अपना जो बी है वो यहां पर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग, मैं क्या करने में क्या लगाऊं? मैं क्या कर रहा हूं, dx क्या है? अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पर जो dx होगा ना, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में वेरी स्मॉल लेंथ होगी, नजर आता है? ये क्या है, ये वेरी स्मॉल, dx क्या है, वेरी स्मॉल, कितनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी कि इस छोटी सी लेंथ में ये जो दिख रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। इस छोटी सी लेंथ में अगर ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा तो ये जो एफ एक्स होगा तो ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा। और एफ एक्स का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये वाली इसकी विड्थ, इसकी हाइट, विड्थ इंटू हाइट कितना होता है, इसकी ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, कितना हुआ, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा मेरे ख्याल से, कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, चमकता है। अब अगर ये इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया तो मैं कौन कौन से रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहा हूं, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू में क्या क्या रखूंगा, ए रखूंगा, ए से आगे वाली वैल्यू रखूंगा, ए से और बड़ी वैल्यू रखूंगा, तो इनका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इन सबका समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इन सबका समेशन। अब अगर इन सबका समेशन है, अब इंपॉर्टेंट चीज बात तो यह है कि भाई अगर मान लो यहां से अगर मैं इस पॉइंट का नाम सी दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ए से लेकर सी तक तो क्या है, एफ एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ए सी से लेकर आगे तक जाने, बी तक जाने तक क्या है, जैसे डायग्राम में मेरे को दिख रहा है, वो एफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो होगा क्या कि जब आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल, इस समेशन की जब वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू क्या होगी, उसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा जब आप इसका समेशन करोगे ये सब, तो ये नेगेटिव मिलेगा, और ये वाला जो समेशन होगा ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो सही बात है कि नहीं है? क्योंकि देखो dx तो पॉजिटिव है, dx क्या है, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, तो dx तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन है, नेगेटिव तो हमारा fx है ना। जब fx नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, जब fx पॉजिटिव है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और ये क्या, इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया, तो जो नेगेटिव रेक्टेंगल्स होंगे, fx जहां पर नेगेटिव होगा वो नेगेटिव रेक्टेंगल्स होंगे। नेगेटिव जो आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स बनेंगी, वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना, वो जो वर्टिकल स्ट्रिप्स बनेंगी उसका इंटू डीएक्स का जो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इस वाले पार्ट में नेगेटिव होगा, इस वाले पार्ट में पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। ओके, तो ओरिजिनली अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले पार्ट का अगर एरिया ए है, A1 है, ये वाले पार्ट का एरिया A2 है, तो आप मुझे क्या बता सकते हो, एरिया तो पॉजिटिव होता है। अब एफ एक्स इंटू डी एक्स यहां से लेकर यहां तक किया तो क्या मिलेगा, बराबर तो एरिया के ही मिलेगा, बट वो क्या मिलेगा, विद नेगेटिव साइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव है यहां पर, और यहां पर जाएगा तो एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी एरिया के बराबर मिलेगा, बट ये पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 विद नेगेटिव साइन प्लस A1 विद पॉजिटिव साइन, होगा कि नहीं होगा, बोलो। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग। अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मान लेता हूं, एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मान लेता हूं,
तो यहां पर बोलता हूं इफ बी ग्रेटर देन ए, बी क्या है अगर आपका ग्रेटर देन ए, देन इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया मतलब अब मैं इस वेक्टर एरिया में लिखता हूं क्या, एरिया अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस इक्वल्स टू नेगेटिव। समझ गए? एरिया अबव द एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, वेक्टर एरिया बाउंडेड बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b एंड fx एंड x एक्सेस। समझ गए? x बराबर a, x ये कौन सी लाइन है, x बराबर a, ये कौन सी लाइन है, x बराबर b। ठीक है, इसके बीच में ये वाला एरिया और ये जो कर्व के बीच में होगा और x एक्सेस। समझ गए? ए से लेकर बी के बीच में कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो वेक्टर एरिया, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है तो उसको नेगेटिव साइन से ऐड करना है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है तो उसको कैसे ऐड करना है, विद द पॉजिटिव साइन। समझ गए? दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? और एनी डाउट बताओ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जो मैंने आपको बताई थी, यहां पर जो लिखा था, यहां पर क्या लिखा था, कैपिटल ऑफ एफ बी माइनस बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस मतलब ए पर आर एच एल। समझ गए? इस चीज को और याद रखना, नोट डाउन करो। अच्छा, यहां से एक चीज और छोटी सी पता चल गई आपको कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 है, अगर किसी फंक्शन का ए से बी तक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, ए से बी तक अगर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहां से अपन एक चीज बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं बताओ? अगर ए से बी के बीच में कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाए, कब हो सकता है 0 बताओ? सोच के बताओ, 2 मिनट का टाइम देता हूं, चलो। हाँ, अगर क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन 0 होने, अगर इंटीग्रेशन 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन 0 कब होगा, पहली चीज बताओ। इसका मतलब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट नेगेटिव रहा होगा, कुछ पार्ट इसका पॉजिटिव रहा होगा। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नॉट। और अगर इसका कुछ पार्ट पॉजिटिव रहा होगा, कुछ पार्ट नेगेटिव रहा होगा, इसका मतलब, और अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो कहीं ना कहीं पे तो ऐसा कहीं कट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना, करेगा ना। तो अगर कहीं ना कहीं पे कट करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट हो, ये मान लो ये ए से लेकर ये बी हो जाए, ये भी ए से लेकर मान लो ये बी हो जाए। ठीक है, तो इस दोनों ही केस में अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन अपना 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाई करता है, एफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 रूट इन ए से बी ओपन इंटरवल। ठीक है, समझ गए? ये किसके लिए है, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, किसके लिए, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। इसके बाद ये दोनों सम्स करो जल्दी से। चलो, पहले का आंसर आ गया होगा, सिंपल सवाल है, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, जैसे ही इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया, एक्स ln x 1 से 2 माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया होगा तुम लोगों ने, होशियार हो आप, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना। इसका कितना आ गया 2 ln 2 माइनस
-1 है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट? लिख के बता देता हूँ, लो 2 ln 2 - 1 ln 1, ठीक है, माइनस, अब क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो डायरेक्टली आप लिखते जाएंगे 2 - 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 ln 2 - 1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर, कितने लोगों का आंसर आ गया, बताओ आंसर क्या है, आंसर बताओ। निकाल दिया ना पापी ने गलत, मुझे पता था पापी गलत निकालेगा, मुझे पता था पापी गलत निकालेगा पहली बार में, पापी पहली बार में ही पाप करता है। ठीक है, देख इधर, अरे पापी, मैंने चिल्ला चिल्ला के क्या बताया था, कितने पापियों का आंसर आया, ये क्या आंसर आया 3, कैसे आया 3, शर्म नहीं आई, सेंड किया, बोल दो मेरे को आंसर बोल दो बस। हाँ, ये इस बच्चे का आंसर बढ़िया आया, एकदम सही निकाला, पानी में डूब जा, कोई 3/2 नहीं है आंसर। ये लिमिट किसकी लगी है, लिमिट किसकी लगी है, ln x की, तो ln x बराबर 1, ln x बराबर 2, तो यहां से x बराबर कितना मिला e⁻1, यहां से x बराबर क्या मिला e⁻2। अब तुमने अकल तो लगाई होगी, जो मैंने सिखाया था तुम्हें, किसमें सिखाया था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखाया था, तो वो लगा दी होगी बड़े मजे से। यहां पर लिख दिया होगा x², ln x को लिख दिया होगा 1/x × dx, लिखा है ना, लिखा है ना, लेकिन यहां पर लिमिट कौन चेंज करेंगे, चाचा आगे करेंगे क्या, तुम्हें ही करनी है ना, तो लोअर लिमिट क्या हो गई e⁻2, ये ln x की लिमिट थी, x की लिमिट लगाओ, यहां लगाओगे तो, अब इसको इंटीग्रेट करो x²/2, ठीक है, क्या हो गया e⁻1 e⁻2, समझ गए। तो जिस बच्चे ने ये आंसर किया है उसका आंसर एकदम ठीक है, e⁻4 - e⁻2/2, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, समझ गए, छोटा सा क्वेश्चन पाप करा दिया। कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो छोटी सी गलती है, यहां पर स्टार मार्क लगाना और लिखना पाप, और अपने आप को लिखना पापी, मन में बोलना ऐसा है ना, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक, नोट डाउन करो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करो। चलो आंसर आ गया इसका, छोटा सा सवाल था, ये दिख रहा है ना, देखो इसको fx ले लो, ax² + bx + c, इसका इंटीग्रेशन a से b में कर दो, कितना मिल गया आपने को, इसका इंटीग्रेशन क्या कर दो, a से, सॉरी a से भी नहीं, 0 से 1 में कर दो, 0 से 1 वाला पार्ट है ना, कर दो, तो ax³/3 bx²/2 + cx, ठीक है, कितना मिल गया ax³ 0 से 1 ax³ + 3bx² + 6cx/6, है ना, ठीक। अब जैसे ही आप रखोगे x को 1 लिखा तो कितना हो गया 2a + 3b + 6c/6 - 0 = 0। इंटीग्रेशन ए से 1, 0 से 1 के बीच में 0 है, इसका मतलब क्या होगा एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से लेकर 1। आप कहोगे कौन कौन से आंसर हो गए, एक तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, अगर 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट रूट है तो 0 से 2 के बीच में भी तो एटलीस्ट 1 रूट है भाई, है ना, ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx × dx बराबर इंटीग्रेशन a से b ft × dt इंटीग्रेशन a से b fm × dm, सब मोहमाया है,
सब मोह माया है। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि फाइनली वो चीज किस पर डिपेंड करती है, फाइनली वो चीज अपनी इसकी लिमिट पर डिपेंड करती है। समझ गए? जैसे अगर मान लो आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी 1 से 2 करते हो, तो वही वो इंटीग्रेशन उसके बराबर ही होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी लिमिट। अगर एफ एक्स लिखा आपने, ये बताओ, ये आपने साइन एक्स लिखा इंटू डी एक्स लिखा और 1 से आपने 2 लिख दिया, फिर आपने लिखा साइन टी इंटू डी टी और 1 से 2 लिख दिया, क्या अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर? क्योंकि ये तो एक्स है, यहाँ पे एक्स की लिमिट है, यहाँ पर टी की लिमिट है, लिमिट तो सेम है ना। जब तक लिमिट सेम है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट चेंज होते ही गड़बड़ होता है। समझ गए? दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो टी लिखो, डब्ल्यू लिखो, एम लिखो, वाई लिखो, क्रिस लिखो, यहां भी क्रिस लिख दो, यहां भी क्रिस लिख दो, सब मोह माया है। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर फंक्शन क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहां फंक्शन सेम है, यहां फंक्शन सेम है, यहां फंक्शन सेम है, बस काम हो गया हमारा। समझ गए? उसका इंटीग्रेशन अगर सेम वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल यहां पर चेंज टी कर दिया, यहां पर एम कर दो, आपके मन में आए, वाई लिख दो, एक्स लिख दो, जेड लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, पी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के सब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत बड़ी बात करने वाले हैं इसमें, देखना आप तुम। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी से एफ एक्स इंटू डी एक्स। वाह क्या दिव्य बात कर दी। मजा आया कि नहीं आया बोलो? मजा आया? कितनी दिव्य, सुपर है ना? मजा आया कि नहीं आया? बहुत बड़ी बात कर दी। मतलब ए से बी इंटीग्रेशन कर रहे हो बेसिकली, इसमें अगर मान लो बी ए से बड़ा है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसमें क्या है आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जो डीएक्स होगा वो एक तरीके से क्या नेगेटिव बिहेव करेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होगा ए से लेकर सी एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन सी से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कब यूज में आती है, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक सिंपल सी चीज, जैसे ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं ना, ज्योमेट्रिकली मान लो ये इस तरीके से जा रहा है कोई ग्राफ, है ना। आपने क्या कहा कि ए से लेकर आप बी तक गए, तो अगर मान लो कोई पॉइंट बीच में सी पड़ेगा, तो उसके इसमें क्या होगा, ए से लेकर सी तक का जो एरिया होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया होगा वो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे सी पीछे आ गया, तो उसके इसमें ए से सी तक का एरिया नेगेटिव हो जाएगा, फिर सी से लेकर जब बी तक जाएगा तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड होगा तो अपने अभी वाला एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मेनली यूज कब आता है, दिस प्रॉपर्टी यूज्ड व्हेन, कब यूज होगी, व्हेन फंक्शन चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जैसे फंक्शन 1 से लेकर 2 पे अलग डिफाइंड है, 2 से लेकर 3 में अलग डिफाइंड है। जैसे मान 1 से लेकर 2 में फंक्शन की डेफिनेशन है x प्लस 1, 2 से लेकर 3 में डेफिनेशन है x स्क्वायर प्लस 1, तो उसके इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, देन 2 से 3 करेंगे। मान लो 1 से 4 इंटीग्रेट करना है और 3 से 4 अलग डेफिनेशन हो गई, तो उसमें 3 से 4 अलग ब्रेक करेंगे। समझ गए? तो फंक्शन क्या है, 3 पार्ट में ब्रेक होकर आपका इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? तो मेनली इसका जनरली इस जगह यूज होता है। या फिर क्या होता है, किसी जगह फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो उससे क्या करो, उस पॉइंट पर ब्रेक करो, फिर ब्रेक करने के बाद फिर उसके आगे वाले पॉइंट से फिर से करो उसे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से आता है। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी और इन पर अब छोटे छोटे से इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नोट डाउन करो इनको, ये चारों सम्स हैं, इनको सॉल्व करो जल्दी से, है ना। ठीक है, 7-8 मिनट का टाइम देता हूं, 5-7 मिनट, 7 मिनट का टाइम है ना। देखो इधर 2 पार्ट में से इंटीग्रेट करना है, कौन कौन से पार्ट में, एक तो 2 से 3 होगा, 2 से 3 में व्हाट इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2 से लेकर 3, है ना, क्योंकि 3 पर ये ब्रेक कर रहा है अपनी कंटिन्यूटी। फिर उसके बाद 3 से लेकर
5 में व्हाट इज द डेफिनेशन, 3x² + 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना हो गया, दिस इज व्हाट x² बाई 2 + 3 एंड दिस इज 2 2 3, ठीक है, 3x, ओके, ठीक है ना। और दूसरा वाला कितना हो गया, x³ + x, 3 से लेकर कहाँ तक अपना 5 तक, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आता है दैट विल बी द फाइनल आंसर। चेक करो क्या आ रहा है आंसर, निकाला किसी ने, नहीं निकाला, कितना आंसर आ रहा है बताओ, 211/2, 211/2 आंसर, ऐसा ही कुछ आ रहा है आंसर, ठीक है, चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर, ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, इसकी डेफिनेशन देखो कौन कौन से पार्ट में ब्रेक होती है। 0 से 1 में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 0 इंटू डी एक्स। फिर 1 से 2 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद 2 से लेकर थी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी एक्स। क्लियर, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये पार्ट तो 0 हो गया, इस पार्ट को इंटीग्रेट किया तो x, 1 से 2, 2x, 2 से 3, है ना। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया आपका +2, दैट इज इक्वल्स टू 3 आंसर, ठीक है। ये हमारा एक तरीका हो गया। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ज्योमेट्री से आप सॉल्व करना चाहो तो ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, पढ़े लिखे हो। ग्राफ बनाना आता है सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर का। 0 से 1 में व्हाट इज द ग्राफ, 0 to 1, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 2 में व्हाट इज द ग्राफ, 1 से 2, दिस इज 1 2, है ना। फिर उसके बाद 2 से 3 में व्हाट इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया, नजर आता है सबको, ये नजर आ रहा है, दिस इज द एरिया, ठीक। कैसे निकलेगा ये एरिया, ये लेंथ कितनी है 1, ये कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 नजर आता है, प्लस ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ 1, ये लेंथ 2, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ओके, इसको नोट डाउन करो। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट नंबर, 0 से लेकर कहां तक, 2 तक है, बीच में क्या मिलता है, बीच में मिलता है 3/2 पापी, मिलता है कि नहीं मिलता। तो 0 से लेकर 3/2 क्या होगा, 2x - 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे ओपन होता है, विद नेगेटिव साइन, प्लस 3/2 से लेकर कहां तक अपना 2x - 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन चीज अपन को ब्रेक करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 3x - x², 0 से लेकर 3/2, ठीक है, प्लस x² - 3x, 3/2 से 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे आंसर क्या मिल जाएगा वो मैं बता देता हूं आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, 5/2, ठीक है, छाप लो। आखिरी वाला, आखिरी मतलब अभी तो शुरुआत है, क्या कहां पर ब्रेक करेगा, जहां जहां पर ये √t इंटीजर होगा। √t कहां पर इंटीजर होगा, 0 पर होगा, बहुत खुशी की बात है। उसका अगला इंटीजर कहां पर मिलेगा, √t की वैल्यू जहां पर 1 होगी, √t की वैल्यू 1 मिल गई, कहां पर मिल गई, x वो t बराबर 1 पर। √2 की वैल्यू, √t की वैल्यू 2 कब मिलेगी, जब आपका t का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, 0 से 1, 0 से 1 में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, 0 टू dx, 1 से 2, 1 से लेकर कहां तक अपना 4, जब 1 से 4 होगा तो √t का वैल्यू क्या होगा, √1 से लेकर √4, √1 से √4 मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। प्लस 4 से लेकर 9, 4 से लेकर 9, ये 4 होगा तो उसके इसमें क्या मिलेगा, √t 2 मिलेगा,
या भी 9 होगा तो उस केस में रूट टी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 2 से 3 के बीच में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज इक्वल्स टू 2 dt। क्लियर, सवाल खत्म हो चुका है। यहां पर कितना मिला 4 माइनस 1, ये तो 0 हो गया पहला वाला, डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, है ना। फर्स्ट वाला 0 हो गया। सेकंड वाला इंटीग्रेट करोगे तो आपको 2x मिलेगा, तो 2 इंटू 9 माइनस 4 मिलेगा। ओके, कितना आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, दिस इज इक्वल्स टू 10 तो 13, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन द अदर क्वेश्चंस। जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस को और करो, फिर इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन दूंगा मैं इधर आपको, है ना। 7 मिनट का 8 मिनट का टाइम ले लो। पहले का आंसर आया, कहां कहां तक ब्रेक करेंगे देखो, कहां कहां पर ब्रेक होगा, -1, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, रखो जरा एक बार पता करो कितना आया, -1 + 1/2, तो -1/2। फिर उसके बाद जैसे ये -1/2 पर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -1 से लेकर -1/2 तक इसकी वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में है, और -1 से 0 के बीच में किसी नंबर का ग्रेडेशन टियर क्या होता है, -1। फिर उसके बाद -1/2 से +1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है, व्हाट इज द आंसर 0, प्लस 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू dx। क्लियर है, एक सेकंड मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, -1/2 से +1/2, हाँ ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर 3/2 से लेकर 5/2 तक, व्हाट इज द वैल्यू, 2 इंटू dx। 5/2 से 3 इंटू dx, है ना। ठीक, सवाल खत्म हो गया। अभी कितना मिला, -1/2 -1 इंटू -1/2 +1, ठीक है, प्लस ये तो 0 हो गया दूसरा वाला, तीसरा वाला कितना हो गया 3/2 -1/2, ये वाला कितना हो गया 2 इंटू 5/2 -3/2, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 -5/2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, किसी का आ रहा है आंसर, कितना है आंसर, आंसर 4 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, आंसर विल बी इक्वल्स टू 4, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला लगाया 0 से π/2, 0 से पाई। कुछ बच्चों का आंसर 0 आया होगा, किसी का आया क्या 0, सच बताना, झूठ मत बोलना, जल्दी बोलो। टू cos स्क्वायर x अपॉन, सच बताओ कितने लोगों का 0 आया आंसर, आंसर 0 आया तो बताओ, ईमानदारी से बोलना, किसी का तो आया होगा, आया ना 0, उनने पाप कर दिया ऐसे लोगों ने। बेटा अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं अपन, cos x इन द मॉड, दिस इज द प्रॉब्लम, समझ में आया, तुमने मॉड नहीं लगाया, दिस इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत हो गया और 0 आ गया आंसर। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो 0 से लेकर π/2 में cos x इंटू dx से ओपन होगा। फिर उसके बाद जब π/2 से पाई जाएगा तो cos x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मॉड के अंदर नंबर होता है तो कैसे ओपन होता है, विद नेगेटिव साइन, cos x π/2 से π dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 मिलेगा, ये माइनस ऑफ -1 मिलेगा, तो 1 + 1 = 2, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, मॉड लगाना इंपॉर्टेंट है, जो मॉड नहीं लगाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, यहीं पर ये काम की स्टेप है, ठीक है। मॉड ना लगाना ही महापाप है, ये आईआईटी में सवाल बहुत गलत कराता है, याद रखना, है ना। कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोनों सम्स हो गए, क्या करना है, ग्राफ बना लो, होशियार हो, ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है।
cos x का 2 cos x का बनाना आता है ग्राफ सबको कि नहीं आता है? मुझे तो आता है। कहां से बना ले? 0 से लेकर 2 पाई। ओके ठीक, या cos x का बना लो, आपकी इच्छा है तो cos x का बना लो। चलो cos x का 1 हो गया, ये 0 हो गया, दिस इज व्हाट -1 हो गया। तो यहां पर अपने को देखना है कि cos x की वैल्यू जब जब -1/2 से छोटी होगी तो उस केस में नेगेटिव होगा, और जब जब -1/2 से बड़ी होगी ये पॉजिटिव होगा। तो -1/2 से छोटी कहां पर होगी भाई? 0 से लेकर पाई, इसके बाद 2 पाई। तो कौन कौन से पॉइंट पर आएगी? ये पॉइंट क्या होगा? 4 पाई बाई 3। ये पॉइंट क्या होगा? 5 पाई बाई 3। ओके, तो जब आप इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो आपको इसे 3 पार्ट में लिखना पड़ेगा। कौन कौन से पार्ट होंगे भाई? पहला वाला पार्ट तो हमारा होगा 0 से लेकर कहां तक? पाई बाई 2 पाई बाई 3, है ना? 0 से लेकर, एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद। क्या cos x का वैल्यू कितना हो गया? -1/2 से -1/2 कहाँ पर मिलेगा अपना? वो मैंने cos x का ग्राफ बना दिया यार, सॉरी, रुको, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ और बना दिया। ठीक है, इधर देखो, cos x का जो ग्राफ आएगा ना वो ऐसा आएगा। ठीक है, दिस इज 5/2, दिस इज व्हाट 5/2 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 3 पाई/2। ठीक है, 3 पाई/2। ठीक है, तो अपना -1/2 कहाँ पर होगा? -1 -1/2, ये अपने 2 पॉइंट पर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3। मतलब 2 पाई/3 से 4 पाई/3 के बीच में cos x का वैल्यू क्या होगा? -1/2 से लेकर -1 से -1/2 के बीच में होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। और 0 से यहां तक क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, इसके अंदर लिखा हुआ नंबर। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? ये पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि cos x का वैल्यू क्या है? -1/2 से बड़ा है। ठीक, तो यहां से 0 से 2 पाई/3 इट इज पॉजिटिव 1 + 2 cos x। ओके, मार्कर गिर गया ना, एक सेकंड। 1 + 2 cos x, ओके, इंटू dx। फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका क्या होगा इसका वैल्यू? 2 पाई/3 से लेकर 4 पाई/3, 1 + 2 cos x इंटू dx, प्लस क्या हो जाएगा? 4 पाई/3 से लेकर 2 पाई, अगर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2 cos x इंटू dx। ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे अब, आप पढ़ लिखे हो, अब इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत है? ठीक है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4√3 + 2 पाई/3। इसका आंसर क्या आएगा? 4√3 + 2 पाई/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, छाप ये वाला सवाल। इसके 2 तरीके, एक आसान तरीका, एक बहुत आसान तरीका। तो पहले आसान तरीका बता देते हैं। क्या मिला अपने को? साइन इनवर्स साइन एक्स -π/2 से π/2। व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्स, याद है कि नहीं याद है? टी इनवर्स टी सिखाया था ना तुमको। फिर उसके बाद π/2 से 3π/2, व्हाट इज द डेफिनेशन? पाई माइनस एक्स। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया? 3π/2 से 2 पाई, व्हाट इज द डेफिनेशन? x - 2 पाई इंटू dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो बड़ी मजे से, आनंद से, जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? आपका π²/8 आ रहा है शायद ना, -π²/8। आंसर क्या आएगा? -π²/8। अब क्योंकि ये सवाल का ग्राफ बड़ा सुंदर ग्राफ होता है, इसलिए सुंदर ग्राफ में क्या करते हैं हम? आंसर बड़ा सुंदर निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? मेरा नाम याद है सबको, है ना? मैंने सिखाया था साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है ना सबको कि नहीं आता? ऐसे ही बनता है। तो थोड़ी कम जगह खर्च करता हूँ ना, ज्यादा जगह खर्च कर दी। ये देखो कितना सुंदर ग्राफ है। मेरा नाम लिखा m π/2, 3π/2 और ये 2 पाई।
ठीक है, m पूरा नहीं आया ना, तो ये क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू माइनस का, ठीक है, दिस इज व्हाट पाई बाई टू, दिस इज व्हाट पाई बाई टू, क्लियर है, दिस इज व्हाट पाई, दिस इज 2 पाई। अब देखने से पता चल रहा है कि भैया ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, तो जब ऐड करोगे तो ये और ये आपस में लड़के मर जाएंगे, बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या होगा, माइनस नेगेटिव में तो होगा, और 1/2 टाइम्स बेस, बेस कितना हो गया पाई बाई टू, हाइट कितनी हो, हाइट कितनी हो गई, दैट इज ऑल्सो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। ये मैं आपको बता देता हूं कि इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर सवाल ज्योमेट्री से करो, सवाल आपको इसी तरीके से करो, लेकिन अगर लगता है कि कोई सवाल ज्योमेट्री से फास्ट हो सकता है तो हमें फास्ट मेथड की ओर मूव करना चाहिए। ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक, इसको अपन शॉर्ट में जैक बोल देते हैं, है ना। जैक मतलब पत्ते खेलते हो ना कि नहीं खेलते हो, मैं नहीं खेलता, मुझे शौक है नहीं है, पता है बस, क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए पता है ना। किंग क्वीन जैक होता है ना, जैक देखा है ना, ठीक है। गुलाम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गुलाम, ठीक, ये जो गुलाम होता है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना। तो क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, उसको अपन लिखते हैं 0 से लेकर ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए, ओरिजिनली ये है, ये चीज है, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, ठीक। अब अगर आपको यहां के बाद अगर मैं बोलूं कि भाई एफ एक्स जो है प्रॉपर्टी ये है, समझ गए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो मैं अगली लाइन लिखता हूं वही प्रॉपर्टी है, तो वो नहीं सोचना है, मैं जो लिख रहा हूं दिस इज द प्रॉपर्टी, इसमें सब प्रॉपर्टी बन जाती है। सब प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, अगर मान लो इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर मान लो एफ एक्स जो है वो क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बताना जरा, ये ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स एफ एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आई बराबर 0। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो, चमकता है कि नहीं चमकता, ठीक है। और मान लो यही आपका इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा बताना जरा, एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख दो, लिख दोगे एफ एक्स के इक्वल लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, तो ये जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। अब हम क्या है, जैसे इवन ऑड फंक्शन है तो उस केस में क्या है, अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और अगर इवन फंक्शन है तो उस केस में डायरेक्टली इसको क्या लिख देते हैं, माइनस ये हटाकर 0 लिख देते हैं और ये 2 टाइम्स एफ एक्स के इक्वल लिख देते हैं। दिस इज आवर प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम हम जैक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ऐसे ही नाम दे दिया, मतलब थोड़ा अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, इसके बाद किंग आने वाले हैं ना इसलिए, ठीक, जब किंग आते हैं तब आपको पता चलता है कि ये राजा का गुलाम है, राजा आने से पहले क्या आता है, उसके गुलाम आते हैं, मतलब उसके जो सेवक होते हैं वो आते हैं कि भाई हाँ राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, हल्ला मचाते हैं ना कुछ लोग, देखा वो राजा जी आ गए, राजा जी आ गए, ऐसा। तो ये हमारे ये एक तरीके से जैक है, ये पहले आ चुके हैं ना, ठीक। अच्छा ये याद रखना कि ये वाला से यहां से वाला पार्ट जो है वो आप किसी भी फंक्शन में लगा सकते हो, ओरिजिनली ये है, फिर उसके बाद अगर इवन ऑड है तो आपको ये लगाना है, और इवन ऑड नहीं है तो ये तो आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हो, ये याद रखना, क्योंकि ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं और भूल जाते हैं ये चीज, है ना। इन चारों क्वेश्चंस को करो,
5 मिनट का टाइम है चारों के लिए, बस इससे ज्यादा की टाइम की जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया होगा, सीधे आंख बंद कर दो। ये क्या है भैया, एफ एक्स बराबर दिस, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, बराबर माइनस एक्स अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टाइम्स एफ एक्स के इक्वल होगा। मतलब क्या है, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन होता है तो आंसर क्या होता है, ऑड फंक्शन इंप्लाइज दैट माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सवाल खत्म हो गया। 2 लाइन का सवाल था, कुछ नहीं करना है, सीधे से इवन ऑड पता करो और आनंद लो, मजे करो। ठीक है, इसके बाद इसमें भी चेक कर लो, एक्स की जगह क्या लिख दो, माइनस एक्स लिख दो। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना मिला, सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स तो सेक एक्स के इक्वल हो जाता है। ln के अंदर कितना हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर -1 लगा देना, तो -1 बाहर आ गया, सेक एक्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत बढ़िया हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये क्या इंप्लाई करता है, ऑड, और ये क्या इंप्लाई करता है, आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सवाल खत्म। एक एक लाइन का सवाल है, खट खट से 2-2 लाइन में सवाल होते हैं, सब मजे आते जाते हैं, 2 मिनट के अंदर में सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑड फंक्शन आंसर 0, आधा पार्ट ऑड है आधा पार्ट 0 हो गया, पूरा पार्ट ऑड है पूरा पार्ट 0 हो गया, पार्शियल ऑड है पार्शियल 0 हो जाएगा। समझ गए, जो इवन है उसको दो बार लिख दो। ठीक, अगर आप इसमें प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप देखो cos स्क्वायर एक्स तो इवन फंक्शन होता है, ये वाला पार्ट ऑड हो गया, ये 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 सब 0 हो गए। जो इवन पार्ट है वो कौन सा है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स 0 से लेकर π/4। ओहो, दिस विल बी π/4 है यार, ये मैंने मिस्टेक कर दी इसमें, है ना। हाँ, ये -π/4 से लेकर π/4, एक मिनट रुको ना, है। तो ये -π/4 से π/4, तो ये π/4 था, गलती से π/2 लिख दिया था, है ना। अगर π/2 होगा तो फिर तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सवाल सॉल्व करना, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना, 0 से लेकर π/4, और कितना मिला अपने को, दैट विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये sec स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, 10x 0 से लेकर कहां तक, π/4। ठीक है, तो 0 से π/4 कितना हो गया, 2 इंटू 1, दिस इज द आंसर। तो आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, ओके, नोट डाउन करो, ये तीनों सवाल करो, 4th 5th एंड 6 वाले में 5 मिनट का टाइम, 3 मतलब 4 मिनट का टाइम, और 4th और 5th में तो आपका 1-1.5 मिनट का टाइम, 1.5 मिनट 1.5 मिनट, है ना। अटेम्प्ट करो। हाँ, आंसर आ गया, देखो इसका क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x, है ना। अब देखो cos में x लिखो या माइनस x लिखो तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर x, है ना, ये लिख दिया। फिर इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे इसमें क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ऐड कर दो 1 हो गया। ठीक है, इंटू डी एक्स, तो इसके क्या बन गया, 0 से लेकर π/2 cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सवाल खत्म, सिंपल सा सवाल था, छाप लो। ये मैंने क्या लिखा पता है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि cos x में x रखने पर क्या रहता है, माइनस एक्स रखने पर माइनस ही प्लस ही रहता है, इसलिए cos ऑफ x कॉमन आ गया दोनों में से। ओरिजिनली मैंने ऐसा लिखा है, cos x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, है ना। ओरिजिनली मैंने ये लिखा है, इसमें से फिर मैंने कॉमन निकाल लिया cos x, और ये फॉर्म में बच गया, ये 1 हो गया, cos x dx क्या होता है अपना इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कर लिया होगा टाइम, 2 मिनट का टाइम तो दे ही दिया था मैंने आपको। क्या करना है, यही प्रॉपर्टी लगा दो,
0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। क्या कॉमन आ गया? ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 0 से 1 इंटू डी एक्स। ओके, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस एक्स। ये पार्ट तो इन दोनों को ऐड करोगे तो पिछले वाले की तरह कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो गया 1 हो गया, ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 0 से 1। ठीक है, 1 रख दिया तो कितना मिला? ई माइनस 1 अपॉन ई, 0 रखा तो 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ई माइनस 1 अपॉन ई। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नोट करो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन के सवाल करेंगे, देन प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन करो। बहुत टाइम लगा दिया, बहुत आसान सवाल है। इसमें अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो, नहीं याद है तो बहुत कठिन सवाल है। कॉस की प्रॉपर्टी याद है क्या? प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बताओ जरा जल्दी से। हाँ याद है तुम्हें तो पक्का। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस इस चीज को याद रखो। अब देखो इसमें तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो, प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। तो अब क्या करो, प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से लेकर 1/√3। क्या लिखोगे? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स में ये सेम रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स में भी ये सेम रहेगा। तो क्या लिखोगे? एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। तो और यहां पर क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स में, और दूसरे में क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है? बताओ, इन दोनों का सम पाई लिख दूं? लिख दिया पाई, आनंद आ गया। अब x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट कर लोगे तो लिख दो -1 + 1, दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ठीक है, 0 से कितना 1/√3 कितना हो गया? -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1/√3। अब यहां पर देखोगे तो क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखा है तो इसे लिख लो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो यस और नॉट। एनी कंफ्यूजन? इसका आंसर होशियार बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब कोई भी बच्चा लिख सकता है, π/√3। इसका आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 ln कितना लिखूं? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स? बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। ये भूल गए सब, सब रायता फैला दिया, भूल गए, उलक्कड़ हो गए सब। 1 क्या आएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। लिमिट लगा दें 0 से 1/√3। ठीक है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स एक्स 0 से 1/√3। क्लियर? कोई डाउट है? एनी कंफ्यूजन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। दूसरे में सब में पाई लगेगा ना, इसमें पाई लगाना भूल गया। यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा। ठीक है, और एक चीज और भूल गए, यहाँ पर बाई 2 और आएगा, यहाँ बाई 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर बाई 2 आएगा। ठीक है, अब इस पर रख दो, इसकी वैल्यू कितना हो गया? π/√3 और प्लस ये कितना हो गया? π/4 इंटू लॉन के अंदर कितना हो गया?
1/√3, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2 + √3 हो गया। ये मैंने एक लाइन खा गया हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। माइनस क्या मिलेगा, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा ln1, ln1 क्या होता है 0। यहां पर लिख दो प्लस π/2 इंटू कितना हो गया π/6, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, पाई कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा 1/√3 विद नेगेटिव साइन प्लस 1/4 ln2 प्लस √3 प्लस π/6, तो कितना हो गया ये π/12। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट है किसी को बताओ, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल और हो गया। अब इसमें एक दो सवाल कर लेते हैं जिसमें क्या है, अपन सब्सटीट्यूशन से अगर इंटीग्रेशन में लगाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं तो अपन उसमें क्या करेंगे, ऐसे टाइप के एक दो सवाल और देखते हैं, ओके। एक छोटी सी हेडिंग है, यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे अगर मान लो आपको कभी सब्सटीट्यूशन करना पड़े, है ना, इंटीग्रेशन में, जैसे पुराने वाले इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे एक्स बराबर आपने साइन थीटा पुट कर दिया, एक्स बराबर कॉस थीटा पुट कर दिया, तो उन इंटीग्रेशन में क्या था, वो जो पुराना वेरिएबल था वो वापस से पुट करना पड़ता था। जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आपने को ये नहीं करना पड़ता, जैसे ही आपने सब्सटीट्यूशन कर दिया नए इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही नए इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो उसकी लिमिट चेंज हो जाती है। क्या होता है, उसकी लिमिट चेंज हो जाती है। अब जो लिमिट चेंज होती है वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब मान लो मैंने एक सवाल ये दिया, ठीक है। अब ये सवाल अपन ने सॉल्व किया है ना, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, जानते हैं सब लोग, क्या करते हैं अपन इसमें डिवाइड करते थे। किसका डिवाइड करते हैं, हम जिसका भी डिवाइड करते हैं, याद रखना जिसको भी अज्यूम करते हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें क्या करते हैं, कॉस का डिवाइड कर देते, तो डिवाइड कर दिया sec² x प्लस 2 tan² x sec² x इंटू dx। sec² x की जगह लिख दिया 1 प्लस tan² x, तो 1/3 प्लस tan² x 1/3 हमने बाहर निकाल लिया sec² x इंटू dx, है ना, 5/2, ठीक है। तो tan x को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर t पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, tan x बराबर t। अब जैसे ही आप tan x को t पुट करेंगे तो अब हमारा जो सवाल है वो किस में कन्वर्ट होगा, dt में कन्वर्ट होगा। तो sec² x इंटू dx बराबर dt। अब जैसे ही हमारा सवाल dt में कन्वर्ट हो गया, अब हमें लिमिट किसकी लगानी होगी, हमें लिमिट लगानी होगी t की। और t की लिमिट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी लोअर लिमिट यहां पर डालो। लोअर लिमिट क्या है इसकी, 0। तो जब आपने इसकी लोअर लिमिट यहां पर डाली 0, x बराबर 0 डालो। तो जैसे ही आपने x बराबर 0 डाला तो t अप्रोचिंग टू 0 है कि नहीं है। और अगर आपने x टेंडिंग टू π/2 डाला तो मेरे ख्याल से यहां से t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो गया कि नहीं हो गया, t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक। तो ये जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से लेकर कहां तक हो जाएगी, इंफिनिटी। और यहां पर क्या हो जाएगा 1/1/3 1/1/3 प्लस t² इंटू dt, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सवाल खत्म हो गया। 1/3 1/1/√3 tan इनवर्स t अपॉन 1/√3। क्लियर है, लिमिट 0 से इंफिनिटी, ठीक है। कितना हो गया, ये ऊपर गया तो ये कितना हो गया 1/√3, कितना मिला tan इनवर्स, इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी, असली में इंफिनिटी तो रखते नहीं है, माइनस tan इनवर्स 0, असली में तो इंफिनिटी रखते नहीं, वो अप्रोचिंग होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया π/2√3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें एक चीज है, जब आप कोई चीज रिप्लेस कर देते हैं तो उस केस में उस वेरिएबल को वापस से रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती है, क्योंकि आप जो लिमिट है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं।
अदरवाइज पुराने वाले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था, आपको वो जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था उसको आपको वापस से पुट करना पड़ता था, यहां पर ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि यहां पर आप जो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वॉट एवर सब्स्टिट्यूशन यू आर डूइंग, दैट शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस रेंज। समझ गए? जो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो इस रेंज में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो इस रेंज में कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका आंसर गलत आएगा, आप लिख के रख लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती कर दोगे आप उसमें। तो जो भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं दैट शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस रेंज। ओके, तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको आप अटेम्प्ट करना, फिर आपको आनंद आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। एक और सम है, इसको सॉल्व करो। इसमें मैंने लिमिट को 0 से लेकर पाई कर दिया। ठीक है, अब आप इस सवाल को सॉल्व करो। अब आपको इस सवाल में थोड़ा सा मजा आएगा, है ना? ठीक है, अटेम्प्ट करो। ठीक, करो। तो देखो, ये वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, चलो देखो ये वाला सम करते हैं ना। देखो इस सम में अगर आपने दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि आप या तो भाई कॉस का डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करोगे तो आपको पाई बाय 2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, अपन ने दूसरा एक और तरीका पढ़ा है, इसमें आप साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेकर पाई। ठीक है, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। ये क्या बना, कोसेक प्लस 2। क्लियर? अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसमें आप व्हाट में ब्रेक कर देना, पाई इंटू डी एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3। ओके, अब इसमें कॉट एक्स को क्या मानना है, कॉट एक्स बराबर टी। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइनस साइन तो बाहर आएगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा कॉट, तो ये टी स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पर जो लिमिट होगी वो कॉट एक्स की लिमिट लगा दो। 0 पर कॉट एक्स क्या होता है, कहा जाता है, प्लस इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी, और 1 पर कहा जाता है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज माइनस मतलब वो आपका पाई पर माइनस इन्फिनिटी है ना। फिर इसको इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दो, फायदा प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर से, 2 से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी। ठीक, इंटीग्रेट कर दो, √3 tan इनवर्स टी। ठीक है, क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो 1/√3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन √3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब याद रखना, यहाँ का लेक्चर अभी हम आज यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, कि वो आता है तो इस चैप्टर में सब कुछ आता है। मतलब ये मान के चलो कि ये जो पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, इस चैप्टर का 80% सवाल वहीं से आता है। अगर कोई इंटीग्रेशन का सवाल आ रहा है तो मतलब चांस वहीं से आने का, मतलब हमको सबसे पहले वही लगाना होता है, वो ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैंने नाम दिया है, मतलब हम लोगों ने नाम दिया है, ऐसा ऑफिशियल नाम नहीं है, उसका नाम है किंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 का नाम है क्वीन प्रॉपर्टी। वो अपन नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे, तो किंग और क्वीन के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए रेडी रहो। ओके, अभी आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं।